नमस्कार दोस्तों। आज की दोनों कहानियों हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी हुई दो अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों कहानियों लॉकडाउन के दौरान हुए भयानक और डरावने अनुभवों पर आधारित हैं। कहानियों हमें अंकुश जी ने भेजी हैं। अंकुश जी अमरावती के रहने वाले हैं और ये पहली घटना उनके चाचा के साथ हुआ एक भयानक अनुभव है। कहानी शुरू करते हैं। आइए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में जरूर सुना होगा। कर्ण पिशाचिनी जो कि हमें हमारे भूत और भविष्य दोनों के बारे में बता सकती है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जब तक कि हमारे परिवार में एक घटना नहीं हुई। घटना के बाद मैंने इस विषय पर खोजबीन की। माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी एक निम्न स्तर की पिशाचिनी है। ये एक तंत्र विद्या है जिसमें सिद्धि होने पर पिशाचिनी साधक के कान में आकर किसी का भी वर्तमान बता देती है। लेकिन ये भी मानना है कि ये केवल कुछ समय पीछे तक का ही भूतकाल देख सकती है और भविष्य देख सकने की क्षमता इसमें नहीं होती। इस विद्या को कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा पिशाच विद्या या अंग्रेजी में नेचरोमेंसी भी कहा जाता है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक और भयानक बात है जो मेरे चाचा को पता नहीं थी। मेरे चाचा अमरावती में ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। मुझे अच्छे से पता था कि उन्हें जुए की और शराब की लत थी और जिसके कारण उनके घर के हालात बहुत खराब थे। उनके पास ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई अच्छा घर था। ये सब पता होने के बाद भी मेरे पापा यानी उनके बड़े भाई उनका ध्यान रखते थे। जरूरत पड़ने पर चाचा की मदद किया करते थे। मेरी माँ भी उनका साथ देती थी। मेरी माँ खुद एक साधक है तो वो इन बुरे कर्मों को समझती है। चाचा जहाँ रहते थे वो भी दादा पर दादा के जमाने का एक पुराना एक टूटा फूटा मकान था। उनकी शराब और जुए की लत ने उन्हें और भी कंगाल बना दिया। हमारे घर के आर्थिक स्थिति उनसे काफी अच्छी थी, इसलिए पिताजी ने गांव में जो भी जमीन थी वो भी उनके नाम कर दी थी। लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि शराब और जुए के चक्कर में चाचा के पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी उन्होंने बेच दी थी। इसके बाद पिताजी चाचा पर गुस्सा हो गए। चाची मेरे पापा को अक्सर फोन कर उनके हरकतों के बारे में बताया करती थी। पापा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की पर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। परिवार में ये सब चल रहा था कि इसी बीच लॉकडाउन लग गया। चाची भी घर छोड़कर चली गई थी। पिताजी ने भी चाचा से बात करनी बंद कर दी थी और लॉकडाउन के खत्म होने के करीब 2 या 3 महीने बाद अचानक एक दिन हमें पता चला कि मेरे चाचा ने बहुत सारी जमीन खरीद ली है। अपने लिए एक बढ़िया सा मकान बनवा लिया है और कुछ दुकान खरीदकर किराए पर चढ़ा दिए हैं। यह सुनकर मेरे घर वाले खुश तो थे लेकिन हैरान भी थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। पता नहीं था कि उनके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया था। अब चाचा का स्वभाव भी विक्षिप्त और अजीब था। ना वो कभी किसी से ठीक से बात करते थे और ना ही किसी को अपनी करीब आने देते थे। पिताजी ने भी उन्हें 2-3 बार फोन कर इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो चाचा ने पिताजी को बहुत भला बुरा कहा और गालियां दी और आखिरकार इसलिए हमारे परिवार ने उनसे संबंध तोड़ दिए। पिताजी को उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए उस दौरान उन्होंने गांव वालों से भी पूछताछ की पर गांव वाले खुद हैरान थे और वो खुद नहीं जानते थे कि उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आने के बाद से चाचा ने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। एक बात गांव में फैल गई थी कि उन्हें जुए की लत है, वो बहुत जुआ खेलते हैं तो शायद उन्होंने सारा पैसा जुए में जीता होगा या फिर जरूर वो कोई बुरा या गलत काम कर रहे थे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और एक दिन बीच रात पापा को चाची का फोन आ गया।
चाची ने बताया कि पिछले कुछ 1015 दिनों से चाचा अजीब हरकतें कर रहे हैं। घर में किसी से बात भी नहीं करते, अपने कमरे से बाहर भी नहीं आते। रात में उनके कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ पूछो तो जवाब तक नहीं देते। पिताजी को लगा कि जरूर उन्होंने बहुत सारा पैसा कर्जा लिया होगा और अब चुका नहीं पा रहे। बड़े भाई थे इसलिए उन्होंने गांव जाने का फैसला किया और वो मां को अपने साथ लेकर उसी रात गांव चले गए। जब पिताजी गांव उनके घर गए तो चाची ने बताया कि 1 महीने पहले यहां रहने वो वापस आ गई थी। चाचा ने ही उसे फोन करके वापस बुलाया था। वो खुद ये धन दौलत, ये बड़ा घर और गाड़ियां देखकर चौंक गई थी। पर जब भी चाची ने उनसे पूछा तो वो कहते थे कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे हाथ पैसे का पेड़ लगा है, तुम बस बोलती जाओ। पर अजीब बात ये थी कि वो कभी भी चाची को उनके कमरे में नहीं जाने देते थे। खुद ताला लगाकर चाबी अपने पास रखते और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें धमकाया भी था कि अगर किसी ने कमरे में जाने की कोशिश की तो उसे मार देंगे। अचानक 1520 दिन पहले उन्होंने घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलना भी बंद हो गया। पहले तो खाना भी वो अपने कमरे में ले जाकर अकेले ही खाते थे, लेकिन अब पिछले 5 दिनों से ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। कुछ पूछो तो बस जोर से चिल्लाते हैं। एक बार गलती से उन्होंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था तो चाची ने कमरे में झांक कर देखा, तब देखा कि वो कमरे के कोने में घबराए हुए बैठे थे और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। किसी पर चीख रहे थे और चाची को देखते ही वो उस पर चिल्लाने लगे। उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। चाची को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी माँ एक साधक थी तो उसे पता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई अलग ही मामला है। वो देखकर ही समझ गई थी कि उनके पीछे जरूर कोई बुरी ताकत है। फिर भी पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया और चाचा का इलाज शुरू किया। चाचा ने दवाई खाने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार मां ने अपनी पहचान के एक साधक को फोन लगाया और उन्हें तुरंत गांव आने के लिए कहा। उन साधक के आने के बाद पिताजी और साधक दोनों चाचा के कमरे में चले गए। पहले तो उन पर बहुत चिल्लाए, उन्हें गालियां देने लगे, इतना बुरा बर्ताव किया कि जैसे मेरे पिताजी कोई दुश्मन हो। उसके बाद भी पिताजी और साधक पीछे नहीं हटे। करीबन आधे घंटे तक पूछताछ करने के बाद दोनों कमरे से बाहर आ गए। तब साधक ने घर वालों को बताया कि चाचा किसी कर्ण पिशाचिनी के कब्जे में हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने किसी अघोरी से इस कर्ण पिशाचिनी विद्या को सीखा था और उस विद्या के बारे में जानने के बाद उन्होंने ये अघोरी मार्ग अपनाया। उस अघोरी के बताए मार्ग से उन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना कर उसे साध्य कर लिया है और इसके लिए उन्होंने खुद के शरीर का सौदा कर दिया है। चाची और मेरे पिताजी दोनों को कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो चाची ने पूछा, ये भूत प्रेत का तो पता है पर ये कर्ण पिशाचिनी क्या है? साधक ने बताया कि वो एक गोरी विद्या है। कर्ण पिशाचिनी एक तंत्र विद्या है। एक खास तरह की साधना करने के बाद कोई भी इंसान कर्ण पिशाच या पिशाचिनी को प्राप्त कर लेता है और फिर ये कर्ण पिशाचिनी उनके कान में आकर भविष्य में होने वाली घटनाएं बताती है। कोई तो उन्हें देख भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी बातें बताती हैं। ये पिशाच या पिशाचिनी बुरी बातें भी बताती हैं। जो भी आदमी अपना कोई काम करना चाहता है, ये कर्ण पिशाचिनी उन्हें पहले ही बता देती हैं कि वो काम सफल होगा या नहीं। लेकिन जब पिशाचिनी गुस्से में होती हैं, तब ये अक्सर नकारात्मक और बुरी बातें बताती हैं। मतलब कोई भी इंसान इन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता।
शुरुआत में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, मजा आता है, लेकिन जब बार बार उसकी आवाज कानों में सुनाई देने लगती है तो जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाह कर भी हम उन आवाजों को बंद नहीं कर सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। चाची ने उनसे फिर पूछा, कोई तो उपाय होगा। तो उस साधक ने कहा, इस अघोरी विद्या के समय उन्होंने खुद ही अपने आप को अर्पण कर दिया है। अब इसमें उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और हुआ भी वही। उसी रात चाचा के कमरे से जोर जोर से आवाज आने लगी। अजीब अजीब चीखने की आवाज है, और उसके बाद जब कमरा खोलकर देखा गया तो चाचा फांसी पर लटक रहे थे। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये दूसरी कहानी लॉकडाउन के समय घटी एक दूसरी घटना है। ये मेरे एक दोस्त आशीष और उनके साथ हुआ एक भयानक अनुभव है। जब लॉकडाउन लगा था तब वो अपनी फैमिली के साथ घर में ही बंद था। उनके घर में उनकी पत्नी आराध्या और बेटा अंकित तीनों एक साथ रहते थे। उनका बेटा तब 19 साल का था और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद जब सरकार ने कुछ नियम कम कर दिया तब इस सब की शुरुआत हुई थी। आराध्या काफी हेल्थ कॉन्शियस थी, तो जब लॉकडाउन हटाया गया तो उन्होंने वक्त के लिए बाहर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन चोरों की वजह से वो भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि रात को 10 बजे के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब जाना ठीक होगा। इससे उन्हें बीमारी का डर भी नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग के पास एक गार्डन में वक्त के लिए जाना शुरू कर दिया। ऐसे कुछ दिन बीत गए और ऐसा करते हुए उन्हें कुछ 7-8 दिन हो गए थे, और एक रात चलते चलते अचानक आराध्य की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। उसे पता नहीं था कि उसे क्या हो गया था। आशीष आराध्य को घर लेकर आ गया। घर आने के बाद तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब चोरों के कारण वो अस्पताल जाने को मना कर रही थी, इसलिए आशीष ने अपने पहचान के एक डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने आराध्य को चेक किया और कहा कि कुछ ज्यादा नहीं है, बस बीपी बढ़ गया है। बाकी दूसरे कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी और वहां से चले गए। आधी रात हो गई थी। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे और उनका बेटा एक दूसरे कमरे में सोया था। बीच रात अचानक आराध्य उठकर बैठ गई और जोर जोर से आवाज करने लगी। आशीष को लगा कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। आशीष उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और आवाज करते करते वो अचानक शांत हो गई, और कुछ देर शांत रहने के बाद वो अपने गले से और भी अजीब आवाज निकालने लगी। आशीष ने कमरे की लाइट चालू की और देखा तो आराध्य की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। उसका चेहरा खिंचा हुआ था और वो अपना जबड़ा खोलकर एक तरह की अजीब आवाज कर रही थी। आशीष ने उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाया और उसे पूछा, आराध्या क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? आराध्या एकदम से होश में आ गए और जोर जोर से सांस लेने लगी। वो घबराकर यहाँ वहां देख रही थी। कभी वो आशीष को देखती तो कभी कमरे में इधर उधर नजर घुमा रहे थे। शायद उसे कुछ बहुत बुरा एहसास हुआ था। आशीष ने फिर से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? आराध्या ने शांत होकर आशीष को देखा। क्या हुआ है? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। आशीष ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, कुछ नहीं, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हें शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आराध्या ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ शायद।
मुझे लगा कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। मेरा शरीर बहुत भारी हो गया था। सांस लेने की कोशिश कर रही थी पर सांस नहीं आ रही थी। लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर सवार हो गया है। आशीष को भी इस बात का कोई मतलब समझा नहीं। उसने यही सोचा कि शायद उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। इसलिए उसने कहा कि हमें अस्पताल जाना चाहिए, शायद चोरों के लक्षण हो। आराध्या को भी यही लगा क्योंकि उसने सुना था कि कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन आराधना ने उसे कहा, हो सकता है तुम एक काम करो, तुम बाहर के कमरे में जाकर सो जाओ। जब तक मेरी जांच नहीं होती हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आशीष भी आराध्य की बात से सहमत था तो वो अपना बिस्तर लेकर बाहर हॉल में सोने चला गया। हॉल में सोने के बाद उसने 3-4 बार कमरे का दरवाजा खुलते हुए देखा। आराध्या बार बार कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर कहीं चली जाती थी और कुछ देर बाद वह वापस घर के अंदर आ जाती। आशीष ने 1-2 बार उसे आवाज भेजी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आशीष को ये लगा कि शायद कोरोना का नाम सुनकर वो घबरा गई होगी और इसीलिए ताज़ी हवा खाने के लिए वो बाहर जा रही है, और फिर आशीष ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। सुबह हुई तो आराध नॉर्मल थी। उसने बताया कि उसे अब ठीक लग रहा है। आशीष ने उसे कहा कि एक बार अस्पताल चलकर चेक कराते हैं, तो आराधना ने कहा कि उसे अब कोई तकलीफ नहीं है, वो बढ़िया फील कर रही है। उस रात 10 बजे के करीब आशीष ने आराध्य को दवाई दी और पूछा क्या जो वक्त पर चलना है। तब आराधना ने कहा कि वो अकेले जाना चाहती है। आशीष ने कहा कि ठीक है पर जल्दी वापस आ जाना। आराध है कि तबीयत के कारण आशीष ने फिर से बाहर हॉल में अपना बिस्तर लगा लिया। रात के 12 बजे के करीब उसने कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। हॉल की लाइट बंद थे और आशीष मोबाइल पर मूवी देख रहा था। उसने देखा कि आराध्या दरवाजा खोलकर दरवाजे में खड़ी हैं। आशीष ने उससे पूछा, आरू आज तो तुमने बहुत देर लगा दिया। आने में उसने अंधेरे में आशीष की ओर देखा और बेजाना आवाज में पूछा, तुम सोए नहीं अब तक? आशीष ने बोला, नहीं बस नींद नहीं आ रही थी तो मूवी, और इतना बोलकर वो एकदम से शांत हो गया क्योंकि जिस बेजान आवाज में उसने आशय से सवाल किया था उसी तरह बेजान हालत में वो आगे चलने लगी। और हैरानी की बात ये थी कि उसके पीछे पीछे कोई दूसरी औरत चल कर जा रही थी। आशीष ने हैरान होकर पूछा, अरू तुम्हारे पीछे कौन है? उसने उसी अजीब आवाज में जवाब दिया, सो जाओ। और वो अपने कमरे में चली गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो सब देखने के बाद आशीष के होश उड़ गए थे। हॉल में अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं सका कि वो औरत कौन थी। आशीष उठकर कमरे के पास चला गया। दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उनके बेटे को कुछ पता नहीं था कि घर में क्या हो रहा है, वो तो बस अपने कमरे में पड़ा रहता। आशीष ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद आराधना दरवाजा खोल दिया। आशीष ने घबराकर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? आराध्या तब एकदम नॉर्मल थी, कुछ भी तो नहीं, क्यों क्या हो गया है? आशीष ने कमरे में झांकते हुए कहा, मतलब क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे पीछे पीछे कमरे में कोई औरत चली गई है। आराध्या हंसने लगी, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, हाँ देखो कोई भी तो नहीं है यहाँ। आशीष ने अपनी तसल्ली के लिए कमर के अंदर जाकर देखा पर सच में वहां कोई नहीं था। बाथरूम, टॉयलेट, खिड़की के बाहर और बेड के नीचे सब जगह छान मारा पर वह कोई नहीं मिला। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ होगा। तभी आराध्य ने आशिक से कहा, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा।
पता नहीं अचानक रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। शरीर में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है। भारीपन सा लगता है। आशीष ने उसे फिर से कोई दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा और ये कर वो फिर से हॉल में सोने चला गया। आशीष वो सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसे समझा ही नहीं कि उसने जो कुछ देखा था वो सच था या उसका कोई भ्रम था। वो वहीं बैठकर काफी देर सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और देर तक सोचने के बाद उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसमें ऐसे अनुभव के बारे में खोजने लगा। उससे कुछ आर्टिकल मिले, कुछ सवाल जवाब मिले जो कि उसकी इस हालत के बारे में भूत प्रेत आत्माओं के और इशारा कर रहे थे। पर आशीष के मन में एक ही सवाल था, ये सब हमारे साथ कैसे हो सकता है? हम तो कहीं गए भी नहीं हैं। गार्डन और घर बस ये दो जगह है। और जिस रात आराध्य की तबीयत खराब हुई थी तब भी मैं उसके साथ था। आशीष सोच रहा था पर उसे कोई हल नहीं मिला। कोई ठीक से जानकारी नहीं मिली और जब वो सब ये कर रहा था उसने फिर से आंधी रात को दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर घर में क्या हो रहा है। वो अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। देखा तो उसकी पत्नी फिर से कमरे के बाहर आ गई और घर के दरवाजे के पास जाने लगी। जाते जाते उसने कहा, सोए नहीं अब तक? आशीष हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि मैं तो इतने अंधेरे में बैठा हूं तो इसे कैसे पता चला। आशीष ने लैपटॉप साइड में रखा और उठकर उसके पीछे चला गया, लेकिन तब तक वो दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। आशीष ने घर के बाहर जाकर भी देखा पर वो कहीं नहीं थी। लगा जैसे एक पल में वो कहीं गायब हो गई हो। आशीष ने अपना सर पकड़ लिया। वो सीढ़ियों पर लिफ्ट में यामाहा उसे ढूंढने लगा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। आशीष को पूरा यकीन हो गया था कि घर में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसने उसी वक्त अपने एक दोस्त को फोन किया और उसका नसीब अच्छा था कि उसके दोस्त ने आंधी रात को उसका फोन उठा लिया। आशीष ने अपने उस दोस्त को उस रात से लेकर अभी तक जो जो हुआ था वो सब बताया। वो अपने दोस्त को जानता था। वो हमेशा ही भूत प्रेतों के बारे में बातें करता था। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताता था और वो हमेशा अपने हाथों में गले में अजीब तरह की मालाएं पहना रहता था। उसने आशीष को एक नंबर दे दिया और उस आदमी को उसने सुबह कॉल करने के लिए कहा। आशीष घबराया हुआ था। उसने बेटे के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो वो आराम से सो रहा था। उसके बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और देखा तो वो हैरान रह गया। उसका सिर चकरा गया। आराध्या वहीं पर थी। उसी कमरे में अपने बेड पर सो रही थी। आशीष ने कमरे की लाइट चालू की और उसके पास जाकर देखा तो आराध्या के मुंह पर खून लगा हुआ था। वो उसके मुंह को गौर से देखने लगा। उसके होठ लाल दिखाई दे रहे थे। फिर उसने एक उंगली से उसके होठ को ऊपर उठाकर देखा तो आराध्या के दांतों में भी खून लगा हुआ था। अब तो उसका दिमाग सुन्ना हो गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? पता नहीं घर में क्या अजीब चल रहा था जिसे वो बीमार समझ रहा था। असल में वो कोई बीमारी नहीं थी। दूसरे दिन सुबह होते ही आशीष ने महाराज को फोन मिलाया। उनका नाम दंत सिद्ध महाराज ऐसा कुछ था। सुबह होते ही आशीष का बेटा उसके पास चलाया और उसने भी पापा से कहा, पापा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि शायद माँ को जो बीमारी हुई है वो मुझे भी हो गई है। कल रात वो मेरे कमरे में आई थी और शायद परसों रात भी। तब से मेरी हालत खराब है। आशीष ने अपने बेटे अंकित को समझाया और उसे कमरे में आराम करने के लिए कहा,
लेकिन आशीष ने अपने बेटे को उन सिद्ध महाराज के बारे में और रात में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो अपने बेटे को डराना नहीं चाहता था। दोपहर होते होते वो सिद्ध बाबा महाराज उनके घर चले गए। बेटा तब भी अपने कमरे में था। आराध्य अपने कमरे में थी। वो सिद्ध महाराज के आने के बाद आशीष ने उन्हें वो सब बताया जो जो अब तक हुआ था। वो सोफे पर बैठे बैठे कुछ ध्यान लगाकर बैठ गए और उन्होंने सबसे पहले आराध्या को बाहर लाने के लिए कहा। महाराज को देखकर सबसे पहले तो उन पर चिल्लाने लगी, पर आशीष ने उसे समझाया कि तुम्हें नहीं पता कि घर में क्या क्या हो रहा है। रात में मैंने क्या क्या देखा है। पिछले 2 दिनों से ये सब चल रहा है। उसने जो जो महसूस किया था, जो जो देखा था, वो उसने आराध्या को बताया और तब जाकर काफी देर समझाने के बाद वो किसी तरह शांत हो गए। बाबा ने उसके शरीर को हाथ लगाकर देखा, फिर उसके हाथ को छुआ और तब उन दोनों ने अपना अपना हाथ झटक लिया, जैसे उन्हें कोई जोर का बिजली का झटका लगा हो। आगे 1015 मिनट तक वो किसी तरह का मंत्र जाप करते हुए शांत बैठे रहे और उसके बाद महाराज ने कहा, इसके ऊपर कोई खूनी पिशाचिनी सवार हो गई है। जिस रात ये बीमार पड़ी थी उस रात अमावस्या थी और तुम दोनों बाहर गए थे। तभी वो पिशाचिनी इस पर सवार हो गई है और इस पर सवार होकर वो इसके पीछे पीछे यहाँ तक आई है। वो सुनने के बाद आशीष समझ गया कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। महाराज पर शक करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि आशीष ने खुद उस पिशाचिनी को देखा था। सिद्ध महाराज ने उसके हाथ पर एक धागा बांध दिया और एक लोहे की धारदार चीज को किसी काले फल में गोप कर कुछ मंत्र जाप किया। फिर उस चीज को आराध्य के शरीर से उतार दिया। उस फल को एक कपड़े में बांधकर वो कपड़ा आशीष को अंधेरा होने के बाद उसी गार्डन में किसी अंधेरे कोने में रखने के लिए कहा। ये सब विधि होने के बाद आशीष ने अपने बेटे अंकित को भी बाहर बुला लिया और महाराज को उसे देखने के लिए कहा। महाराज ने जब अंकित को छुआ तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। महाराज ने ये कहा, इसके साथ कोई बुरी ताकत नहीं है, शायद ये सच में बीमार है। अंकित की हालत सच में बहुत ही खराब लग रही थी। अब तो वो सुबह से भी ज्यादा बीमार लग रहा था। आंखें नीचे उतर आई थी, बेजान थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। खड़ा भी रहता तो ऐसा लगता जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। आशीष ने महाराज का दिया फल घर में किसी कोने में छुपाकर रख दिया और शाम तक आराध्या को उस पर नजर रखने के लिए कहा और उसके बाद आशीष अपने बेटे को उसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर चला गया। डॉक्टर ने जब अंकित की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसके शरीर में अचानक खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। आराध्य की बीमारी के चक्कर में उनका अंकित की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। डॉक्टर ने उनसे इतना ही कहा कि उसके शरीर में इतना कम खून है कि शायद वो मर भी सकता है और इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उसे साइन लगाए। खून चढ़ाया। 8 घंटे अस्पताल में रहने के बाद वो वापस घर जाने निकले, क्योंकि वो कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन फिर से आने के लिए कहा और आशीष अपने बेटे अंकित को लेकर वापस घर चला गया। आशीष को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। घर आया तो उसे याद आया कि महाराज ने जो फल बांधकर रखने के लिए दिया था वो अभी भी घर में है। रात को 11 बजे के करीब आशीष उस फल को कपड़े में बांधकर घर से बाहर ले गया। जब वो गार्डन में गया तो वहां कोई नहीं था। उसने उस कपड़े को गार्डन में एक अंधेरे कोने में रख दिया और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर वापस घर की ओर चल पड़ा। आशीष वापस घर आया और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी आराध्या बेटी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी और तब आशीष ने उससे पूछा कि अंकित ठीक है। आराध्या ने कमरे में जाते जाते ही जवाब दिया,
आराम से सो रहा है। जगाने की कोशिश मत करना, नहीं उठेगा। और इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गए। आशीष को लगा कि आखिरकार सब ठीक हो गया है। आशीष ने किचन से अपने लिए खाना लिया और वो सोफे पर टीवी चालू कर वहीं बैठ गया। खाना खाने के बाद वो वहीं पर लेट गया। रात के 3 बजे के करीब उसने फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। अब तो उसकी नींद बहुत हल्की हो गई थी। वो हल्की आवाज से भी जाग जाता था। उसकी नींद तो खुल गई थी, पर उसके आंखें झपक रही थी। दिन भर की भागदौड़ से वो बहुत थक गया था। झपकती बोझल आंखों से उसने देखा कि कोई परछाई कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर जा रही है। आशीष ने फिर से अपना सिर उठाया और ठीक से देखने की कोशिश की, पर वो थोड़ा नींद में था तो वो समझ नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। उसे लगा कि शायद वो नींद में कोई सपना देख रहा होगा और उसके कुछ देर बाद फिर से उसने कुछ रोने की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वो जाग गया और उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। देखा तो आराध्या दूर अंधेरे में अकेले ही खड़े होकर रो रहे थे और सीढ़ियों पर खड़ी होकर नीचे कुछ देख रही थी। आशीष थोड़ा और बाहर चला गया और चुपके से झुककर सीढ़ियों पर देखने की कोशिश की। तब उसे ऊपर देखती हुई तो अजीब और भयानक आंखें दिखाई दी। एक भयानक मुस्कान के साथ, पर जैसे आशीष उसे देखने के लिए और आगे बढ़ा तो वो झट से पीछे हट गई। आशीष तेजी से आगे चला गया। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन तब आराध्या एकदम से शांत हो गई, ऐसे जैसे वो नींद में चलकर आई हो। आशीष ने उसे दूर से ही आवासीय आराध्या, क्या तुम नैन में हो? आराध ने झड़ से पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें अजीब सी चमकी और फिर से नॉर्मल हो गई। आशीष को कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर भी वो आराध्य को लेकर घर में चला गया और उसे कमरे में सुला दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह आशीष ने सिद्ध महाराज को फिर से फोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। उसने बेटे के कमरे में झांक कर देखा तो वो आराम से सो रहा था। कुछ घंटे भर में महाराज घर आ गए। महाराज ने फिर से आराध्या के हाथ को छूकर देखा, पर इस बार उन्हें कोई भी झटका नहीं लगा। महाराज परेशान हो गए और उनका चेहरा चिंतित हो गया। आशीष ने महाराज से पूछा, महाराज क्या हुआ है? महाराज ने उसे चिंतित भाव से कहा, आशीष तुमने मुझे फोन कर बताया था कि कल रात वो पिशाचिनी फिर यहाँ आई थी, तुमने खुद उसे देखा था? आशीष ने कहा, हाँ कहा तो था। महाराज ने फिर अगला सवाल किया, क्या तुमने वो काला कपड़ा अंधेरा होते ही समय पर उसकी जगह पर रख दिया था ना, जैसा मैंने तुम्हें बताया था? आशीष ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, मतलब मैंने उसे सही जगह पर तो रख दिया था, लेकिन आपको तो पता है कि कल मैं बेटे को लेकर अस्पताल गया था तो वापस आने में बहुत रात हो गई, इसलिए मैं समय पर उसे रख नहीं सका। लेकिन मैं आधे रात होने से पहले कपड़े को वहां रखकर वापस आया था। महाराज और चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। वो पिशाचिनी अब यहाँ नहीं है, उसकी ऊर्जा आसपास कहीं भी नहीं है और वो इस उपाय के कारण यहाँ से नहीं गई है, क्योंकि तुम्हारे उपाय करने से पहले ही वो घर में प्रवेश कर चुकी थी। शायद वो इसलिए गई है क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। तब आशीष ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि वो चली गई है, तो फिर इसमें घबराने वाली बात क्या है और उसका कौन सा काम पूरा हो गया है? महाराज का ध्यान आराध्य की कलाई पर गया। तुम्हारे हाथ में बंधा धागा कहाँ है? आराध ने अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहा, पता नहीं। और तब आशीष का ध्यान आराध्य के होठों पर चला गया। उसके होठ लाल लाल लग रहे थे।
आशीष ने आराध्य के पास जाते हुए उसके एक होंठ को नीचे कर कर देखा तो उसके मुंह में खून लगा था। वो देखकर आशीष को जोर का धक्का लगा। महाराज भी हैरान हो गए और वो ऐसे भागा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। महाराज और आराध्य में उसके पीछे चले गए, पर उन्हें समझा नहीं कि वहां क्या हो रहा है। आशीष भागते हुए अपने बेटे के कमरे में चला गया और कमरे में जाकर देखा तो अंकित अपने बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके हाथ पांव चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखें खुली थी पर बेजान थी, मुंह पूरा खुला था, हाथ पैर सिकुड़े हुए थे, सफेद पड़े थे। और अपने बेटे की वो हालत देख आशीष समझ गया कि उस पिशाचिनी ने कल रात ही घर में आकर अपना काम खत्म कर लिया था। रात ही उसने अंकित का सारा खून चूस लिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे बांधा जा रहा है और इसलिए बंधन लगने से पहले ही वो अपना काम कर कर यहाँ से चली गई थी। आशीष के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। उस घटना के बाद उसकी पत्नी आराध्या भी सदमे में चली गई। ये सब कुछ उनकी समझ के बाहर था और जब तक उन्हें पता चलता कि घर में क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे आज की दोनों कहानियों। आपको ये दोनों कहानियां कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे आगे काम करने में अच्छा लगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।